तो हम लोग शुरू करते हैं अपना टॉपिक द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। सबसे पहले देखते हैं जर्मनी के बारे में। जर्मनी के बारे में हमने पिछली वीडियोस में देखा था कि जर्मन नेशनल पार्टी थी जो कि पावर में आना चाहती थी। उनको मिडिल क्लास का सपोर्ट मिला और वो अपनी बेवकूफ़ी की वजह से पावर में नहीं आ पाई। क्यों भाई? उन्होंने उसका सपोर्ट नहीं करा मिडिल क्लास की डिमांड्स का। तो वहाँ की जो मोनार्की थी और आर्मी थी उन्होंने इसे हटा दिया, सप्रेस करने की कोशिश करी, लेकिन इन्होंने यहाँ हार नहीं मानी और ये गए किसके पास गए? लार्ज लैंड ओनर्स ऑफ द पर्शिया। किसके पास गए? लार्ज लैंड ओनर्स ऑफ द पर्शिया, जिसको क्या कहते थे हम? जंकर्स भी कहते थे। तो इन सब ने फिर मिलकर सोचा कि हम जर्मनी को एक अलग स्टेट बनाएंगे, नेशन स्टेट बनाएंगे। और इसी क्रम में आगे जो वहाँ के सीएम थे, क्या नाम था उनका? ऑटो वॉन बिस्मार्क। क्या नाम था भाई? ऑटो वॉन बिस्मार्क। इन्होंने क्या कहा कि हम आगे जर्मनी को लेके लीड करेंगे। ठीक है, फिर देखते भाई आगे क्या हुआ। फिर वहां पर देखें कि 3 वॉर्स हुए, 3 वॉर्स हुए। कितने हुए भाई? 3 वॉर्स हुए। और कितने साल तक चले वो? 7 इयर्स। 7 इयर्स तक वो वॉर चले। किस किस के बीच में? सबसे पहले ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस और पर्शिया के बीच में हुए। तो फिर क्या हुआ इसमें लड़ाई में? पर्शिया ने फायरिंग करी इधर से उधर से, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस सब ने फायरिंग करी, लेकिन फाइनली क्या हुआ? पर्शिया जीत गया। फिर जब पर्शिया जीत गया तो फिर क्या हुआ? जनवरी 1871 में, आपको ध्यान से कान खड़े हो जाने चाहिए यहाँ पर, जनवरी 1871 में विलियम वन को वहां का राजा एक तरह से घोषित कर दिया गया, या फिर उनको वहां पर प्रोक्लेम्ड कर दिया गया सीएम की तरह। ठीक है, तो अब जर्मनी का अपना सब कुछ था भाई। अपना तो जो वहां का जर्मनी का जब सब कुछ अपना था तो वो बैंकिंग सिस्टम, करेंसी, लॉ एंड ऑर्डर पे ज्यादा ध्यान देता था। तो वहां के लोग, फिर जर्मनी के लोग खुश रहने लगे, मस्त करने लगे, मौज में एकदम पार्टी वार्टी करने लगे भाई। फिर वो कहने लगे अब तो हम आजाद हैं, अब हम खुश हैं। ठीक है, देखते हैं इटली की तरफ। इटली में क्या हुआ भाई? तो इटली में क्या हुआ ना, इटली 19वीं सेंचुरी तक 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था। मतलब इटली छोटे छोटे टुकड़े थे। ठीक, लेकिन वहां पर इटली का किसी का भी राज्य नहीं था। सिर्फ एक में इटली का वहां राज करता था, एक ही जो स्टेट था वहां पर इटली का राज होता था। तो देखते हैं हम उसमें क्या क्या। देखिए, नॉर्थ में जो था वहां पर ऑस्ट्रेलियन हंसबर्ग्स का राज था, सेंटर में पोप का, और लास्ट में जो मतलब साउथ में जो था वो बर्बन किंग ऑफ द स्पेन, इसका राज था। जैसे ये कुछ एग्जाम्पल्स लिए, ऐसे ही 7 स्टेट्स में अलग अलग राज्य थे, मतलब अलग अलग राज करते थे लोग। एक में सिर्फ इटली का था। तो जब अलग अलग थे तो वहां पर कॉमन कुछ भी नहीं था। इवन द इटली लैंग्वेज वाज नॉट कॉमन। तो वहां पर बहुत ज्यादा रीजनल लैंग्वेजेस थी, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं था। इटली लैंग्वेज भी कॉमन नहीं थी। फिर क्या हुआ भाई? 1830 की जो कहानी थी हमने जो पढ़ी थी, ऐसा नहीं था कि इटली को पहले यूनिफिकेशन के लिए नहीं बुलाया गया। 1830 में हमने पढ़ा था गुस्सीपी मजानी, जिसने यंग इटली क्या करी थी? यंग इटली फॉर्म करी थी भाई। उसने कोशिश बहुत करी लेकिन वो हार गया, जीत नहीं पाया। तो फिर इटली का यूनिफिकेशन हुआ कैसे, हम देखते हैं। तो हुआ क्या, वहां का जो सीएम था, सीएम क्या नाम था? कैवूर। सीएम क्या नाम था भाई? कैवूर। वहां के जो सीएम थे कैवूर, उन्होंने क्या करा? लार्ज पीपल ऑफ द क्राउड, मतलब लार्ज पीपल को इग्नाइट करा, एक तरह से हम कह सकते हैं उनके साथ। किसके साथ? लार्ज पीपल। और वहां का लीडर कौन था? गुस्सीपी गरीब बादली। तो इन्होंने प्रोटेस्ट करने की कोशिश करी। जब इनको लगा भाई कि अभी भी हम नहीं जीत पाएंगे, तो ये लोग कहाँ गए? पीजेंट्स के पास गए, और इनको पीजेंट्स का सपोर्ट मिल गया। अब ये चारों के चारों मिल गए और इन्होंने स्पेनिश रूल को निकाल दिया। कह रहा बेटा निकल लो अब यहाँ से। स्पेनिश रूल को बोला अब तुम बहुत यहाँ राज कर लिए, अब निकल लो। फिर इसके बाद हुआ क्या भाई? इसके बाद देखा हमने 1861 में वहां पर जो विक्टर एमुनल सेकंड, क्या नाम था भाई? विक्टर एमुनल सेकंड। कौन भाई? विक्टर एमुनल सेकंड। आपके कान खड़े हो जाने चाहिए यहाँ पर। हाँ भाई, यही मूछों वाले जो ये है ना, इनको यहाँ पर इनको प्रोक्लेम्ड कर दिया गया एज एन सीएम, या कह सकते हैं इनको सब कुछ सौंप दिया गया जब ये स्पेनिश रूल यहाँ से हट गया। अब देखते हैं ब्रिटेन में क्या हुआ भाई।
ये तो इटली और जर्मनी की कहानी थी। ब्रिटेन का जो कहानी है ना वो थोड़ी अलग है, इसीलिए इसे बोलते हैं स्ट्रेंज केस ऑफ द ब्रिटेन। पहली बात तो ब्रिटेन का कोई भी नेशन स्टेट नहीं था 18th सेंचुरी से पहले। तो भाई जब 18th सेंचुरी से पहले कोई नेशन स्टेट नहीं था ब्रिटिश का, तो फिर क्या हुआ? जो ब्रिटिश का इंग्लिश पार्लियामेंट जो सीज्ड करी थी इन्होंने पावर अपनी मोनार्की से, कहां पर, किस ईयर में? 1688 में। किस ईयर में? 1688 में। तो ब्रिटेन ने अपनी जो पावर थी वो सीज करी थी इंग्लिश पार्लियामेंट्री में, कहां से? मोनार्की से भाई, 1688 में। ठीक है, तो ब्रिटेन भाई नेशन स्टेट बन गया ऐसे। तो ब्रिटेन जब नेशन स्टेट हो गया, इन्होंने एक एक्ट निकाला, द एक्ट ऑफ यूनियन 1707। द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 ये साइन हुआ किस किस के बीच में भाई? इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड के बीच में। इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड के इंपॉर्टेंट है, कान खड़े हो जाने चाहिए। द एक्ट ऑफ यूनियन 1707, इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। तो वहां पर फॉर्म हुआ यूनाइटेड किंगडम ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन। क्या फॉर्म हुआ? यूनाइटेड किंगडम ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन। फिर यहाँ पर क्या हुआ कि लोगों का मतलब अपने पार्लियामेंट में ब्रिटेन ने अपनी लोगों की पावर बढ़ा ली। जब पावर बढ़ा ली तो फिर क्या हुआ? स्कॉटलैंड को उन्होंने अपने अंडर कर लिया। तो अब स्कॉटलैंड ब्रिटेन के अंडर आ गया, बेसिकली इंग्लैंड के अंडर आ गया। और सिमिलरली कहानी इन्होंने किसके साथ करी? आयरलैंड के साथ करी। यहाँ पर ब्रिटिश ने देखा, अपना दिमाग लगाया कि जो आयरलैंड है ना वो कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स के बीच में बटा हुआ है। तो इन्होंने सपोर्ट कर दिया किसका? प्रोटेस्टेंट्स का। इन्होंने बोला भाई प्रोटेस्टेंट्स को हम आपको सपोर्ट करते हैं, आप कैथोलिक्स को भगा दो यहाँ से। तो प्रोटेस्टेंट्स और इंग्लैंड मिल गए और इससे हुआ क्या भाई? ये आपस में ही लड़ भिड़े और 1801 में आयरलैंड को इन्होंने फोर्सफुली यूनाइटेड किंगडम में डाल लिया। भाई कितनी चालाकी से इन्होंने आयरलैंड को अपने अंडर कर लिया। तो अब इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड सारे के सारे किसके पार्ट हो गए? ब्रिटिश के। भाई इंग्लैंड तो पहले से था ही, स्कॉटलैंड को हमने देखा लेके आए और आयरलैंड को इन्होंने बेवकूफी से अपने अंडर कर लिया। तो भाई अब ब्रिटेन के पास अपना फ्लैग था, अपना नेशनल एंथम था, अपनी लैंग्वेज थी। तो ये इसी को प्रमोट करते गए और इन्होंने बोला भाई अब किसी की नहीं चलेगी, अब सिर्फ हमारी चलेगी, ना स्कॉटलैंड की ना आयरलैंड की। तो इन्होंने अपने कल्चर, अपने नेशनल एंथम, अपने फ्लैग, अपनी लैंग्वेज को बस प्रमोट किया। यही था हमारा आज का लेक्चर। अब देखते हैं कुछ नोट्स के अकॉर्डिंग। भाई पेपर में तो नोट्स से ही लिखना है, तो हम नोट्स के अकॉर्डिंग करते हैं, फिर पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। पहले नोट्स के अकॉर्डिंग देख लेते हैं हम लोग। तो चलो भाई चलते हैं नोट्स के अकॉर्डिंग। तो देखते हैं सबसे पहले कि हम क्या पढ़ रहे थे, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म। क्या पढ़ रहे थे? द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म। द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये हम पढ़ रहे थे। तो इसमें हम टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं? द मेकिंग ऑफ इटली एंड द जर्मनी। तो इटली और जर्मनी की कहानी पढ़ रहे हैं कि इटली और जर्मनी हमें कैसे मिले। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले। देखिए सबसे पहले क्या हुआ, 1848 में हमें पता है 1848 में नेशनलिज्म यूरोप मूव्ड हुआ कहाँ से? एसोसिएशन, फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विद डेमोक्रेसी एंड रेवोल्यूशन। इंपॉर्टेंट चीज की 1848 के बाद नेशनलिज्म इन यूरोप मूव्ड हुआ, मतलब बढ़ा आगे डेमोक्रेसी और रेवोल्यूशन के साथ। ये अलग अलग प्रोसेस के जरिए देखा गया कहाँ कहाँ पर? जर्मनी और इटली कम मतलब यूनिफाइड हो गए एज ए नेशन स्टेट। तो सबसे पहले नेशनलिस्ट की जो फीलिंग हुई वो मिडिल क्लास जर्मन्स में हुई थी, ये हमने देखा था पिछली वीडियोस में भी। ठीक है, तो इसमें हुआ क्या था कि जो लिबरल थे, जो नेशन वॉर्स थे, वो उनको कंबाइंड फोर्स में क्या कर दिया गया था? कंप्रेस कर दिया गया था। किसके द्वारा? भाई वहाँ की जो मिलिट्री थी और मोनार्की थी उसके द्वारा इसे कंप्रेस कर दिया गया था। लेकिन वहाँ के लैंड ऑनर्स जो थे पर्शिया का, जिसको हम क्या बोलते थे भाई? जिसको हम क्या बोलते थे? जंकर्स भी कहते थे, उनका सपोर्ट मिल गया और वो इस रेवोल्यूशन को या फिर इस लिबरल इनिशिएटिव को आगे लेके चले गए। ठीक है, तो पर्शिया ने एक लीडरशिप मूवमेंट करी नेशनल यूनिफिकेशन के लिए, मतलब अपनी नेशन को यूनिफाइड करने के लिए। वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर थे, क्या नाम था उनका चीफ मिनिस्टर का? ओटो वॉन बिस्मार्क। ठीक है, ये लिखा है देखिए। उन्होंने एक आर्टिटेक्ट परफॉर्म किया विद द हेल्प ऑफ पर्शियन आर्मी एंड द ब्यूरोक्रेसी। तो पर्शियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी की हेल्प से
उन्होंने एक आर्किटेक्ट प्रोसेस किया। यहाँ पर क्या हुआ कि 3 वॉर्स हुई। कितने हुई? 3 वॉर्स हुई। किस किस के साथ भाई? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। इस और रिजल्ट क्या आया इसमें? पर्शिया जीत गया और अपनी यूनिफिकेशन को कंप्लीट कर ले गया। तो 1781 जर्मनी 1781 भाई क्या 1871 में पर्शिया किंग जो थे विलियम फर्स्ट को वहां का प्रोक्लेम्ड कर दिया गया एज एन एम्पायरर। ठीक है, और ये सेरेमनी कहां पर हुई थी? वेलेस। ये लिखा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, तो फिर बेसिकली हुआ क्या भाई? तो फिर हुआ क्या, एक न्यू स्टेट इमर्ज हुआ जिसमें क्या हुआ था? अपना कल्चर था तो उसने क्या करा, अपना सब कुछ था, अपना लॉ था तो उसने अपनी बैंकिंग सिस्टम को, अपने लीगल सिस्टम को, अपने जुडिशनरी सिस्टम को, अपनी करेंसी को स्ट्रॉन्ग बनाया जर्मनी में। ये तो थी जर्मनी की कहानी। भाई अब देखते इटली में क्या हुआ। इटली में क्या हुआ था? लाइक जर्मनी, इटली जर्मनी की तरह भी इटली की जो पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन है उसकी लॉन्ग हिस्ट्री है। ठीक है, सबसे पहली बात तो इटली जो था वो स्कैटर्ड था डिफरेंट स्टेट्स में और वहां पर मल्टीनेशनल हंग्सबर्ग एम्पायर था। ठीक है, तो क्या हुआ, इटली 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था जिसमें सिर्फ एक, कौन सा? सर्दिनिया पोर्डेंट। ये लिखा देखिए, तो ये क्या, ये सिर्फ इटालियन स्टेट से रूल करते थे, बाकी सब कोई और रूल करता था। देखिए एग्जांपल देखते हैं, जैसे एक इटली का ये मैप है मैंने बना रखा है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखिए नॉर्थ में कौन था? ऑस्ट्रेलियन हंग्सबर्ग। सेंट्रल में पॉप थे। ठीक है, सेंट्रल में पॉप थे। और साउथ में कौन था? बर्बन किंग ऑफ द स्पेन। ठीक है, तो साउथ में कौन हो गया भाई? बर्बन किंग ऑफ द स्पेन। ठीक है, अब देखते आगे क्या हुआ भाई। इटालियन जो लैंग्वेज थी वो भी वहाँ पर कॉमन नहीं थी और वहाँ पर मोस्ट ऑफ द रीजनल लैंग्वेजेस थी और वेरिएशंस बहुत ज़्यादा थे वहाँ पर। ठीक है, तो रीजनल लैंग्वेज ज़्यादा थी, वेरिएशन बहुत थी। लेकिन इटली ऐसा नहीं था कि इटली ने पहले कभी यूनिफिकेशन की कोशिश ना करी। वहाँ पर हमने पढ़ा था पहले गुसिपी मजानी। देखिए गुसिपी मजानी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1830 में इन्होंने एक यंग इटली के नाम से क्या बनाई थी? एक फोर्स बनाई थी कह सकते हैं, या अपने अचीवमेंट्स को गोल करने के लिए एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी, लेकिन ये फेल हो गए थे 1848 में। ठीक है, तो इटली यूनिफिकेशन के लिए पहले भी कोशिश कर चुका था गुसिपी मजानी के द्वारा। ठीक है, तो वहाँ पर जो रूलिंग इलाइट्स थे ना वो भी मानते थे कि हमें क्या चाहिए भाई, इटली की यूनिफिकेशन चाहिए फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड द पॉलिटिकल डोमिनेंस। तो इटली की जो यूनिफिकेशन थी वो रिजल्ट थी मैनी वॉर्स की। तो वहाँ के जो सीएम थे भाई कौन थे? सीएम कैवुर। उन्होंने अलायंस मेड करी किसके साथ? फ्रांस के साथ और सर्दिनिया पॉइंट जहाँ पर इटली का राज था। ठीक है, वहाँ पर तो उन्होंने एक अलायंस फॉर्म करी और एक आर्मी मतलब ऑस्ट्रियन फोर्स के साथ 1859 में वो सक्सीड हो गए। किसमें? 1859 में सक्सीड हो गए। तो आर लार्ज नंबर ऑफ द आर्मी वॉलंटियर्स ज्वाइन द यूनिफिकेशन मूवमेंट लेड बाय द गुसिपी गरीब बादली। गुसिपी गरीब बादली, तो जितने भी वॉलंटियर्स थे उन्होंने सबने मूवमेंट ज्वाइन करा अंडर द लीडरशिप ऑफ द गुसिपी गरीब बादली। तो 1860 में क्या हुआ, वो साउथ इटली की तरफ मार्च करे और किंगडम ऑफ टू स्लाइसेस थे वो सक्सीड करे अप ड्राइविंग आउट ऑफ द स्पेनिश रूल विद द हेल्प ऑफ द लोकल पीपल कॉल्ड द पीजेंट्स। ठीक है ना, तो पीजेंट्स और ये सब मिलके उन्होंने साउथ की तरफ मूव करा और स्पेनिश रूल को रिमूव कर दिया गया। और 1861 में क्या हुआ, फिर विक्टर एमुनल सेकंड को प्रोक्लेम्ड कर दिया गया एज द किंग ऑफ द यूनाइटेड इटली। तो किंग ऑफ द यूनाइटेड किंगडम कौन बना भाई? किंग ऑफ द यूनाइटेड किंगडम कौन बना? विक्टर एमुनल सेकंड। और कब बना? 1861 में। इंपॉर्टेंट चीजें हैं भाई, कान खड़े रहने चाहिए, याद रहना चाहिए आपको। ठीक है ना, अब देखो आगे क्या करते हैं भाई, आगे हम देखते हैं ब्रिटेन का केस। ब्रिटेन का केस थोड़ा अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि ब्रिटेन में पहले कोई भी नेशन स्टेट नहीं था अर्लियर टू द 18th सेंचुरी। तो हुआ क्या, इन्होंने अपनी जो पीपल थे ब्रिटिश में रह रहे थे वो ज़्यादातर इंग्लिश थे, वेल्स थे, स्कॉट्स थे, आयरिश थे। तो इन्होंने इंग्लिश नेशन ग्रो हुआ, धीरे धीरे पावर में आया, वेल्थ में आया, तो वो डोमिनेट करने लगा दूसरे आइलैंड्स की तरफ। तो 1688 में इंग्लैंड ने
इंग्लिश पार्लियामेंट जो थी उसने अपनी पावर को सीज करा था, कहाँ से, मोनार्की से, और वो एक नेशन स्टेट बन गया। जैसे ही वो नेशन स्टेट बना उसने एक एक्ट पास किया जिसे बोला एक्ट ऑफ यूनियन 1707। क्या नाम था भाई, मैंने अभी बताया था, एक्ट ऑफ यूनियन 1707। इसमें इंग्लैंड और स्कॉटलैंड दोनों के दोनों क्या हुआ, इनके बीच में हुआ, और इनका रिजल्ट क्या हुआ, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है ना। जो पार्लियामेंट थी अब वो डोमिनेटेड हो गई किसके द्वारा, इंग्लिश के पीपल्स के द्वारा। उन्होंने अपना पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल आइडेंटिटीज और इन सब को किसकी, स्कॉटलैंड की सप्रेस कर दिया, और स्कॉटलैंड क्या हो गया भाई, ब्रिटेन के अंडर आ गया। देखिए यहाँ लिखा है ना, स्कॉटलैंड वर सिस्टमेटिकली सप्रेस्ड पॉलिटिकल एंड द कल्चरल आइडेंटिटीज ऑफ द स्कॉट्स। मतलब स्कॉटलैंड की जो भी पॉलिटिकल और कल्चरल आइडेंटिटी थी उसको सप्रेस कर दिया, और वो धीरे धीरे किसके अंदर आ गया, ब्रिटेन के अंदर आ गया। तो आयरलैंड में भी सेम कहानी है। आयरलैंड जो था वो दो भागों में बटा हुआ था, एक तो प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स। तो इंग्लिश पीपल ने प्रोटेस्टेंट्स के सपोर्ट कर दिया और उनको कहा कि तुम रूल करो, लेकिन क्या हुआ, वो आपस में भिड़ गए। तो डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी उन्होंने एज्यूम करी, और उसके बाद कैथोलिक्स जो थे वो मेजॉरिटी में जो थे आयरलैंड में, उन्होंने रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश किया, और न्यूमेरियस ओकेशंस पे उन्हें सप्रेस्ड कर दिया गया। तो हुआ क्या भाई, फाइनली आयरलैंड को फोर्सफुली ब्रिटेन का पार्ट बनना पड़ा 1801 में। कब भाई, 1801 में। तो इंग्लिश लैंग्वेज जो थी वहाँ पर डोमिनेट हो गई, स्कॉटलैंड में भी और आयरलैंड में भी, क्योंकि वे ब्रिटेन के अंदर आ गया। तो उन्होंने कहा भाई अब हमारी चलेगी सब कुछ, हमें यहाँ पर राज करेंगे। तो ये था स्ट्रेंज केस और फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट इन ग्रेट ब्रिटेन में। तो ग्रेट ब्रिटेन में जो भी हुआ इसमें क्या था, ये एक लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस था। ये हालांकि सडन अप्रेजल नहीं था या फिर सडन रेवोल्यूशन की वजह से नहीं हुआ। उन्होंने बड़ी चालाकी से, ब्रिटेन ने, इंग्लैंड तो पहले से था ही, स्कॉटलैंड और आयरलैंड को अंडर कर दिया और अपना राज्य स्थापित कर दिया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगले लेक्चर में पढ़ेंगे भाई विजुअलाइजेशन द नेशन एंड नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म, जो लास्ट हमारे टॉपिक बचे हैं। तो तब तक इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को पहुंचाइए। ठीक है, तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, मस्त रहिए, मौज करिए।